बैठ जाइए सभी लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए सभी लोग। खत्म कर दे। चलिए। हाँ हाँ। मैथ से कै गो सवाल आएगा? जीएस का वेटेज हमेशा ज्यादा रहेगा, याद रखिएगा। जीएस का वेटेज हमेशा ज्यादा रहेगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर आ क्या मैंने ये कहा कि जीएस का वेटेज ज्यादा रहेगा। हाँ। क्या? बैठ जाइए। हाँ, ये मुझे कल बहुत सारे कॉल्स आए थे ना कि
चलिए, सरकार के अकॉर्डिंग, सरकार के अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से नहीं बोल सकते हैं, सरकार के अकॉर्डिंग। चलिए, अभी अभी आवाज मिल रहा है ना जी? ऑनलाइन वाले, ऑनलाइन वाले बताइए, अभी आवाज मिल रहा है? चलिए, अभी आवाज जा रहा है ना जी? आ रहा है सर, चलिए ठीक है ना? देखिए, टेक्निकल एरर चल रहा था, ठीक है, और टेक्निकल एरर के वजह से आवाज नहीं जा रही थी, ठीक है। आप लोग आइएगा यहां तो समझाएंगे आपको कि टेक्निकल एरर कौन सा था, है ना? अभी नहीं समझा सकते। चलिए, तो कुछ तकनीकी समस्या के वजह से आवाज बंद था और अभी तक कोई भी मनीषा प्रियदर्शनी बेईमानी हो रहा है सर, कोई बेईमानी नहीं हो रहा है, पूरी ईमानदारी बरती जा रही है, ठीक है। लेकिन ठीक है, चलिए, तो देखिए, दिलखुश कुमार राजा, तभी से पर्सनल बात हो रहा था भाई, तो पर्सनल बात हो रहा था, तो पर्सनल बात का पर्सनल लिबर्टी है कि नहीं? आर्टिकल 21 बताया ना जी, निजी स्वतंत्रता का बात। कोर्ट देखिए, कोर्ट तलाक तक करवा दिया लेकिन मोबाइल चेक नहीं करने दिया, बताया था ना? है, वो दिल्ली वाला आदमी बेचारा परेशान था कि मोबाइल एक बार चेक करवा दीजिए, है ना? होगा कि नहीं, मोबाइल चेक नहीं होगा, भले तलाक ले लो, तो निजता का अधिकार है ना? ठीक है। गुड्डू कुमार, मजाक मत उड़ाइए सर ऑनलाइन वालों का गुरुजी। अरे भाई, काहे दिल पे ले रहे हो, है ना? किसी का देखिए, कोई ऑनलाइन वालों का कोई मजाक नहीं बन रहा, ऑनलाइन वाले भी उतने ही बेहतर हैं जितने कि ऑफलाइन वाले। बस मामला यह है कि कुछ तो की तकनीकी दूरी है हमारे बीच, है ना? टेक्निकल डिस्टेंस है ना? दिल के स्तर पर कोई दूरी नहीं है जी। ऑनलाइन वालों ये ध्यान रखिए कि दिल के स्तर पर हमारे आपके बीच कोई दूरी नहीं है, दूरी जो है वो तकनीकी स्तर पे है ना? टेक्निकल स्तर पे दूरी है। तो आप लोग को ये नहीं सोचना है कि कुछ दूरी है या कुछ बेईमानी हो रहा है, कुछ नहीं। कुछ चीजें ऐसी हैं, आप लोग देखिए, आप लोग विद्यार्थी हैं, तो आप सब पढ़े हैं और पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, आप लोग मैच्योर आदमी है ना? तो आप लोग समझ सकते हैं कि कुछ जो लीगल चीजें हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हैं, तो उसको फॉलो करना होता है ना? प्रोसेस है, नहीं फॉलो करिएगा तो फिर समस्या हो सकती है, बस इसीलिए, ठीक है। तो और बाकी चीज का कोई दिक्कत या कोई समस्या नहीं है। अरे पगला कौन है? कंचा कुमारी कौन है जी? ऑफलाइन वाले ज्यादा पेमेंट किए, ये सब चीज आप लोग, है ना, ये सब चीज मत सोचिए, ये सब बात नहीं सोचना है। हाँ, रवि शेखर, आपके लिए दोनों समान है। हाँ भाई, दोनों का हमारे लिए तीनों समान है, एगो औरू है, ठीक है। चलिए, आइए ना, हाँ आइए, चलिए। और देखिए जी, आज से सावन भी शुरू हो गया, है ना? तो सब लोग के अपना अपना मिशन पर लग जाना है। हाँ, कल ही उसके बात की, तो वो हाँ 20 था पहले, अभी पेमेंट करके बढ़ा दिया गया है, ठीक है। 25 कर दिया गया, 25 हो गए, ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? अजी पीछे कोई कुछ बोल रहा था क्या? सक्सेस देखिए, जिसका मिशन सक्सेसफुल है उसको तो अच्छा बात है। अब वो भगवान से बस इतना प्रे करे कि हमेशा सक्सेसफुल बना रहे, है ना? आज जिसका अभी सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तो वो अब देखिए, है ना? हाँ, जिसका सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो वो देख ले कि भाई सक्सेसफुल होने का संभावना है कि नहीं। अगर संभावना है
तो प्रयास जारी रखे। अगर 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 संभावना नहीं है तो गोल चेंज कर दे, है ना, फिर फोकस बदल दे, आप फोकस अन्य बिंदु पर लेकर के जाए, है ना, कि भाई अब मान लीजिए कोई चीज का ट्राई कर रहे हैं, अलग अलग कभी अपने बस का नहीं होगा, तो उस वहां पर टाइम वेस्ट करने का कोई खास मतलब नहीं है। गोल चेंज कीजिए, अलग जगह मेहनत कीजिए, क्या पता जल्दी सफलता मिल जाए, है ना। तो इसलिए चेक एंड बैलेंस होता रहना चाहिए। चलिए, हाँ ट्रायल चल रहा है जी, हाँ रिकॉर्ड कर लिए थे, तो रिकॉर्ड करके उसको सुनना, याद कर लेना है। आगो माला खरीद उसे जपना है उसको 108 बार। आएगो बात समझ लो भाई, तुम कितनो माला जप लोगे, तुम अपना में सुधार नहीं करोगे ना, तो सुधार वाला ना मिलता वह, है ना। हाँ, तो चलिए आइए, चलिए, तो हम लोग लोकसभा राज्यसभा के बारे में बात कर रहे थे जी। पार्लियामेंट के बारे में बात कर रहे थे, संसद के बारे में, है ना, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि लोकसभा का चर्चा आर्टिकल कितना में है जी, 81 में, राज्यसभा 80 में। गुड। तो यहां पे हम लोग तमाम इसके स्ट्रेंथ के बारे में भी बात कर रहे थे, है ना। तो राज्यसभा का टोटल स्ट्रेंथ क्या होता है जी, मैक्सिमम है 250, अब वर्तमान में है, यहां मैक्सिमम कितना है और वर्तमान में क्या है, 543। यहां चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है ना। यहां कैसे होता है, यहां प्रत्यक्ष होता है। ये कौन सा सदन है, गुड, अस्थाई, टेम्पररी। ये कौन सा है, हाँ, इसका कार्यकाल कितना दिन का है, सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष, आई तो अनंत काल तक चलता है। हाँ, ये जो है ये 5 वर्ष, सामान्यतः 5 वर्ष, है ना। कोई परिस्थिति होगा तो सरकार गिर सकती है 5 साल से पहले भी, सामान्यतः 5 वर्ष, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, इसके कितने सदस्य रिटायर करते हैं जी, 1/3, 2 वर्ष पर, है ना, हाँ 2 वर्ष पर, ठीक है। तो 2 वर्ष पर यहां पर ये होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर 1/3 जो है वो प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर्ड होते हैं, और फिर 2 वर्ष पर इनका नियुक्ति भी हो जाता है, अपॉइंटमेंट भी हो जाता है, ठीक है। तो ये सब जो है यहां पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहां तक कुछ बातें हम लोग कर चुके थे, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपका एज होना चाहिए 25 वर्ष, है ना, ये लिख लेना है। लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 एज होना चाहिए 25 वर्ष। राज्यसभा का बनना है तो एज होना चाहिए 30 वर्ष, 30 ईयर्स। अब देखिए, यहां पर चूंकि 25 वर्ष आयु सीमा है, इसके वजह से लोकसभा को युवाओं का सदन भी कहते हैं, हाउस ऑफ यूथ, ठीक है। इसको कहते हैं युवाओं का सदन, युवाओं का सदन, है ना। पहले लिखिए युवाओं का सदन, ठीक है, यूथ ऑफ हाउसेस, ठीक है। आई 30 वर्ष पर बनता है ना। तो 30 वर्ष वाला में इसको बोल देता है वृद्धों का सदन, हाउस ऑफ ओल्ड एज, वृद्धों का सदन। अब सोचिए, यहां हम लोग के यहां 50 साल वाला युवा नेता कहलाता है कि नहीं, हाँ, ठीक है, ओके।
ठीक है, युवाओं का सदन। ठीक है, अब देखिए, चूंकि लोकसभा के लोग जनता के बीच में से चुन के आते हैं, है ना, जनता इनको चुनती है। ठीक है, तो जनता चुनती है, इस वजह से क्या होता है, लोग जनता के बीच में जो फेमस होता है, जो लोकप्रिय होता है, वो चुन के आता है। तो इसी वजह से उसको कहते हैं लोकप्रिय सदन, वेलफेयर हाउस, है ना, पब्लिक वेलफेयर हाउस, लोकप्रिय सदन। क्योंकि लोकप्रिय मतलब जनता के बीच में जो प्रिय होगा, जनता उसको चुनेगी, है ना, इसलिए ये लोकप्रिय सदन है। यहां पर क्या है, यह शिक्षितों का सदन, हाउस ऑफ एजुकेटेड्स, है ना, ठीक है, शिक्षकों का सदन, शिक्षकों नहीं, शिक्षितों का, शिक्षितों का सदन। ठीक है, तो यहां जो है हाउस ऑफ एजुकेटेड्स, ठीक है, हाउस ऑफ एजुकेटेड्स है ये, ठीक है, शिक्षितों का सदन है। अब देखिए इसमें क्या है, ये राज्यसभा बना ही इसके लिए था कि देखिए जो लोग पढ़े लिखे हैं, हाँ, लोकप्रिय नहीं होंगे वो, क्योंकि अब पढ़ने लिखने वाला आदमी गांवों में नहीं रहता है जी, वो तो पढ़ने लिखने के लिए अपना शहर चल जाता है ना, या जाकर के अपना स्टडी करता है, हायर स्टडी के लिए उसको बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि हायर स्टडी की सुविधा गांव में नहीं है। तो अब क्या होगा कि जब पढ़ने लिखने के लिए बाहर चला जाएगा गांव से, तो अब गांव में तो लोकप्रिय नहीं रह जाएगा। गांव का लोग, ऐसे आप ही लोग मान लीजिए बाहर पढ़ने के लिए आ गए, हम लोग बाहर आ गए, तो अब गांव में आते हैं तो कोई देखता है तो कहता है हालचाल पूछता है ना, ऑनर से बात के बस मामला, उसको भी मालूम है क्योंकि अगर कौन दिक्कत प्रॉब्लम होगा तो हम तो नहीं आएंगे उसके यहाँ, है ना, शादी में तो अभी नहीं, दिक्कत में कौन जाएगा, है ना, इसकी समस्या है। क्योंकि अब जो बाहर में रह रहा है उसके अपने लक्ष्य है, अपने काम है, उस काम के लिए वो कर रहा है, ठीक है, तो वो नहीं आ सकता। लेकिन वही कोई गांव का आदमी सब है ना, जो गांव में रह रहा है, आप लोग का बहुत सारा हित मित्र दोस्त होगा जो गांव में ही रह रहा होगा, बाहर नहीं आया पढ़ने के लिए, तो आप जब जाइएगा तो आप देखिए कि गांव में आपसे ज्यादा उसका प्रभाव है। अगर वो चुनाव लड़ जाए ना गांव में, वार्ड वोर्ड का या मुखिया का, तो आपसे ज्यादा वोट लेके आएगा। आप खूब पढ़े लिखे हैं, आपके पास खूब योग्यता है, आप लड़िएगा, आपको एगो वोट नहीं मिलेगा, है ना, एगो अपना वाला मिल जाएगा, एक दो कौन खुद मानने वाला आदमी होगा वो दे देगा आपको, है ना, बाकी दूसरा चौथा नहीं देगा। कारण क्यों, जानता है कि भाई ये तो यहां रहेगा नहीं, ये तो पढ़ने लिखने वाला, ये तो चल जाएगा, चुनाव जीतेगा और चल जाएगा फिर वो अपना पढ़ने चाहे कोई काम करने। लेकिन जो गांव में रह रहा है वो पढ़ा लिखा नहीं है ना, वो इसके घर का उसके घर का झगड़ा लगवा रहा है, किसी का झगड़ा शांत करवा रहा है। गांव में ये ना होता है जी, मिनटों में कौन से झगड़ा लगवा देगा, है ना, अब कोई किसी का झगड़ा जैसे शांत कराने पहुंच जाएगा, तो ये होता है। तो वो जब चुनाव लड़ेगा ना तो उसको ज्यादा वोट मिल जाएगा, काहे से कि वहां पर लोकप्रिय है। लेकिन सरकार चलाने के लिए लोकप्रियता के साथ साथ शिक्षित लोगों का भी आवश्यकता है ना, क्योंकि योग्यता तो उन्हीं के पास होगी। तो इसके लिए एक हाउस बनाया गया कि जो लोग जनता के बीच से नहीं चुना पाएंगे उनको बैकडोर एंट्री करा करके उनको सरकार में लाया जाएगा, जिससे कि उनकी योग्यता का लाभ हो सके, है ना। इसीलिए राज्यसभा को बनाया गया। तो राज्यसभा में सामान्यतः पढ़े लिखे लोगों को रखा जाता है, इसीलिए यहां पर क्या है, इसीलिए इसको कहते हैं शिक्षितों का सदन, है ना। इसलिए क्या है, शिक्षितों का सदन, और यह लोकप्रिय सदन है। किसमें नहीं, देखिए जाने से किसी को रोक नहीं सकते हैं, अनपढ़ आदमी भी राज्यसभा जा सकता है, ये तो एक प्रकार का नियम है मतलब, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं है, ये बाध्यकारी नहीं है, ठीक है, बाध्यकारी नहीं है ना, ये इंफोर्सेबल टाइप का नहीं है। मतलब ये परंपरा के तौर पर विकसित हुआ कि पढ़ा लिखा आदमी इसमें जाएगा। लेकिन अब आजकल राजनीतिक पार्टियां क्या कर दी हैं, तो जो आदमी लोकसभा का चुनाव हार गया ना उसको राज्यसभा भेज देती है ना। तो इसमें अनपढ़ आदमी या कुपढ़ आदमी भी जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाता है ना। लेकिन अब वही बात है कि वो पार्टियों के विवेक पर, लेकिन बना उसके लिए नहीं था, बना उसके लिए था कि शिक्षित लोग जाएंगे, लेकिन अशिक्षित भी जाते हैं यहां पर, है ना। क्या कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, नहीं है? हाँ, उम्र इसका यहां पर 30 वर्ष, यहां पर 25 वर्ष, ठीक है। एक बहुत बार हुआ है, एक दो बार नहीं, तो बहुत बार हुआ है, हमेशा होता है ना। किसमें कर रहा है एजुकेशन को? राजस्थान में, हरियाणा में तो कर गया था, फिर करा करके वापस ले लिया गया, है ना, ठीक है। चलिए, तो यहां पर यह है शिक्षितों का, यह लोकप्रिय। अब देखिए जी, सरकार जो है ना, सरकार बनती है लोकसभा से, है ना,
अगर लोकसभा में आपके पास बहुमत नहीं रहेगा ना तो सरकार आपकी नहीं बनेगी, है ना। तो सरकार बनती है कहां से? तो सरकार बनती है लोकसभा से, ठीक है। तो सरकार चूंकि बनती है लोकसभा से, तो आप देखिएगा कि इसी वजह से लोकसभा को कहते हैं प्रथम सदन, फर्स्ट हाउस। पहले लिखिए ना जो लिखा रहे हैं सो, है ना, प्रथम सदन, ठीक है। प्रथम सदन का मतलब क्या हुआ? ठीक है, प्रथम सदन, है ना, फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस क्यों है भाई? क्योंकि सरकार यहीं से चलती है ना, सरकार यहीं से चलती है। लोकसभा में अगर आपको बहुमत नहीं है ना तो सरकार आज ही गिर जाएगी। मोदी जी की सरकार को बताए थे कि आज इसलिए चल रही है क्योंकि उनके पास बहुमत है लोकसभा में, तो सरकार चलाने के लिए लोकसभा में बहुमत चाहिए, है ना। ऐसे ही अगर राज्य में सरकार चलाने के लिए विधानसभा में बहुमत चाहिए। अब से यहां पर आदमी पूछ रहा है, कौन है जी? आदमी नहीं, महिला है ना, पायल राज मिश्रा। कोई ऐसा आर्टिकल जिससे सीएम को हटाया जा सके? हाँ देखिए, ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है जिसमें यह लिखा हो कि सीएम को कैसे हटा सकते, क्योंकि हटाने का कोई मतलब प्रावधान ही नहीं है। सीधा यह है कि अगर सीएम विधानसभा में बहुमत खो दे, विधानसभा में उसके पास नंबर ना हो, तो उसको आज के आज इस्तीफा देना पड़ेगा, है ना। तो है? नहीं, राज्यपाल नहीं हटा सकता अगर आपके पास बहुमत है। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री भी नहीं हटा सकते हैं, है ना। प्रधानमंत्री अगर खूब कर सकते हैं तो ये वो काम कर सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लगवा सकते हैं, है ना। कोई बहाना करके 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगवा देंगे, है ना। तो अगर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा ना भाई, चल जाएगा सब कोर्ट, न्यायालय में, और न्यायालय के पास पावर है कि राष्ट्रपति शासन को रद्द कर दे, है ना। बस न्यायालय कह देगी कि भाई राष्ट्रपति शासन लगाने वाला तो कोई मामला नहीं है। और न्यायालय बहुत बार कही है कि प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी इज नॉट अ रूल, इट्स ओनली अ कॉन्स्पिरेसी, या यू कह सकते हैं कि इट्स ओनली अ एक्सेप्शनल केस, माने कि अपवाद की स्थिति में, मतलब कि कहीं भी आपको जो है ये नहीं लगाना है जब तक कि बहुत इमरजेंसी कंडीशन ना हो जाए। तो अगर बिना मतलब के सेंट्रल की गवर्नमेंट किसी राज्य में इमरजेंसी लगाएगी तो ऐसी स्थिति में राज्य चल जाएगा कोर्ट, और कोर्ट इमीडिएट एक्शन से इमरजेंसी को रद्द करवा देगा, तो केंद्र सरकार की हो जाएगी बेइज्जती, है ना। क्या सामने दिख रहा है ना सब कुछ, एडवोकेट होने से क्या हुआ, है ना। हाँ बहस होगा, लेकिन इसका कोई खास ये नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए किसी को भी मतलब सीएम को हटाने का कोई आर्टिकल्स का प्रावधान नहीं है। बस सीएम एक ही स्थिति में हट सकता है मुख्य तौर पर, जब विधानसभा में बहुमत खत्म हो जाए। आज के आज मान लीजिए तेजस्वी अपना समर्थन वापस ले ले, है ना, और वो कह दे कि हम सपोर्ट नहीं करते, बस मुख्यमंत्री हट जाएंगे, है ना, ठीक है। तो कहने का मतलब है, हाँ तो मतलब किसी में भी चले जाएंगे, बिल्कुल। तो वो तो मेन बिहार के अंदर मामला है 122 का, ये नंबर पूरा होना चाहिए। 122 का नंबर अगर पूरा रहेगा तो सरकार को कोई गिरा नहीं सकता है ना। तो अभी नीतीश कुमार बिहार के सीएम हैं या मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो वो प्रधानमंत्री इस वजह से उनके पास लोकसभा में 272 से ज्यादा सांसदों का समर्थन है, इनके पास विधानसभा में 122 ज्यादा विधायकों का समर्थन है। अगर इनको हटना है तो इस विधायकों का समर्थन हटाना पड़ेगा, है ना। अगर विधायक अपना समर्थन वापस ले ले तो फिर हट जाएंगे, है ना, फिर कोई नहीं। इसलिए कोई स्पेशल आर्टिकल नहीं है। हाँ लिखिए लेटर आप, है ना। चलिए आइए, तो यहां ये देखिए, तो चूंकि सरकार यहीं से चलती है इस वजह से यह प्रथम सदन, और राज्यसभा है द्वितीय सदन, सेकेंड हाउस। राज्यसभा है द्वितीय सदन, यह है प्रथम सदन, और राज्यसभा द्वितीय सदन, ठीक है। आते हैं ना भाई उच्च सदन पर, अभी क्या उच्च सदन पे जाएंगे, बताएंगे, सबका अपना अपना रीजन ना है, ठीक है। यह है द्वितीय सदन, ठीक है। इसको कहेंगे प्रथम सदन क्योंकि सरकार यहीं से चलती है, यहां से सरकार का कोई लेना देना नहीं होता है। राज्यसभा में आपका बहुमत भी है और लोकसभा में नहीं, तो सरकार तुरंत गिर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसलिए इसको कहते हैं द्वितीय सदन। अब क्या, तो ये देखिए, इसको आप जानते हैं कि तो कहियो खत्म हो सकता है ना जी, कभी भी खत्म हो सकता है, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। जैसे अभी आप
अगर अभी बहुमत खत्म हो जाए तो अभी गिर जाएगा। तो चूंकि इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, इसके वजह से यह निम्न सदन, लोअर हाउस, क्योंकि इसकी कोई वैधता नहीं है, कभी भी गिर सकती है। अगर बहुमत खत्म हो गया तो आज की आज, है ना, तो निम्न सदन है। इसका वैधता यो खत्म नहीं होगा, है ना, ये अमरत्व का वरदान लेके आया हुआ है, ठीक है। हाँ, तो इसलिए इसको कहते हैं उच्च सदन, अपर हाउस। ये उच्च सदन है, अपर हाउस, ठीक है। ओके, तो यहां पर इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि इस प्रकार से ये तमाम नाम जो है, ये सब नामों से जो सब फैक्ट जो लिखे हैं ना आप साइड में, आप देखेंगे कि इस सब से बहुत क्वेश्चन बनता है ना। तो इस सब पर अपना तुलनात्मक दोनों को देखना है, तुलनात्मक याद कर लेना है ना, कंपैरेटिवली याद कर लेना है, ताकि किसी प्रकार से कोई दिक्कत या कोई समस्या आपको ना हो, ठीक है। और एक साथ दोनों याद कर लेंगे तो फिर यहां से पूछा जाने वाला प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आइए अब देखिए, तो ये सब तो बेसिक इंफॉर्मेशन था इसके बारे में, है ना। अब क्या है, तो आप देखेंगे कि होता है संसद के पीठासीन अधिकारी। संसद के पीठासीन अधिकारी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट, है ना, संसद के पीठासीन अधिकारी, ठीक है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के पीठासीन अधिकारी। अब देखिए, तो संसद का पीठासीन अधिकारी कौन होता है जी? तो देखिए, दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, तो दोनों में होता है पीठासीन अधिकारी। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। और राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होता है सभापति और उपसभापति, ठीक है। इसको इंग्लिश में स्पीकर बोलते हैं, उसको चेयरमैन बोलते हैं, ठीक है। ये चेयरमैन, सभापति, उपसभापति, ठीक है। तो क्या है कि यही क्या होते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, ठीक है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोले तो मतलब कि पीठासीन अधिकारी, ठीक है। अब देखिए कि जो सभापति और उपसभापति का चर्चा है ना, ये आर्टिकल 89, 90, 91 और 92 में है। मतलब कि 4 गो जो आर्टिकल है वो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में बात करता है। कौन कौन सा? ठीक है, 89, 90, 91 और 92, ठीक है। तो यह जो है ये क्या है, तो ये राज्यसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, ठीक है, पीठासीन अधिकारी। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चर्चा 93, 94, 95 और 96, ठीक है। यानी कि 4 आर्टिकल में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है और 4 आर्टिकल में सभापति और उपसभापति है, ठीक है। तो 89, 90, 91, 92 है ना। 89 से 92 तक में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति हैं। 93 से 96 के बीच में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए, तो यहां पर अब देखिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर का मतलब क्या होता है। आप लोग शिक्षक हैं तो आप लोग में से बहुत सारे लोग होंगे जो चुनाव में ड्यूटी भी किए होंगे, है ना। तो आप देखें गए हुए ना, चुनाव ठीक से कराए थे ना। दो चार को बोकस हो गया था। अच्छा, चलिए देखिए
कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर का मतलब क्या होता है, पीठासीन अधिकारी। कि अगर कहीं पर कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर है ना, अगर उसका नाम क्या लगा हुआ कि पीठासीन अधिकारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, तो इसका मतलब ही हुआ कि वहां पर होगा वही जो वो चाहेगा, है ना। अगर वो नहीं चाहेगा कोई चीज की नहीं होना तो नहीं होने देगा। तो सभा के अंदर होगा वही जो लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चाहेगा, और राज्यसभा के अंदर होगा वही जो राज्यसभा का सभापति या उपसभापति चाहेगा। तो उप का मतलब तो पहले ही आपको बता चुके हैं कि चुप होता है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि इन लोग का जो है मतलब कि अध्यक्ष जब रहेगा तो उपाध्यक्ष का कोई काम नहीं है, और जब सभापति रहेगा तो उपसभापति का कोई काम नहीं है। जब सभापति नहीं रहेगा तो उपसभापति सभापति के पद पर बैठ जाएगा, और जब अध्यक्ष नहीं रहेगा तो उपाध्यक्ष उसके चेयर पर बैठ जाएगा। क्लियर है। तो यहां पर आपको इस चीज को ध्यान रखना है। अब आप देखिए कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष 93 से लेकर के 96 तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, और यहां पर सभापति और सभापति। आप कह सकते हैं, एक प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर भारतीय लोकतंत्र का दो महत्वपूर्ण मंदिर है, लोकसभा और राज्यसभा, तो इस दोनों मंदिरों के सबसे बड़े पुरोहित या सबसे बड़े जो पुजारी हैं, लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, और राज्यसभा में सभापति और उपसभापति है। किसी मंदिर के अंदर में कुछ भी होता है तो वहां के पीठाधीश्वर, वहां के जो पुरोहित होते हैं, वहां के जो आचार्य होते हैं, उनके मर्जी से ही होता है। वो जो नियम बनाते हैं उसको सबको फॉलो करना होता है ना। ठीक उसी प्रकार से भारत के लोकतंत्र का मंदिर है लोकसभा और राज्यसभा। तो इस लोकतंत्र के मंदिर का सबसे बड़ा पुजारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है। ये जो चाहेंगे वही होगा। लोकसभा में कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा, किसको प्रश्न पूछने का मौका दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, किसको बैठा देना है, किसको खड़ा करा देना है, किसको बाहर कर देना है, सारा डिसिप्लिन एवरीथिंग लोकसभा के अंदर में अध्यक्ष देखेगा, और इसी प्रकार से राज्यसभा के अंदर सभापति देखेगा। सारा कोरम डेकोरम को मेंटेन करवाएगा। जैसे कि क्लास के अंदर में आपका प्रिजाइडिंग ऑफिसर मैं हूं, है ना, अपने हिसाब से क्लास को रन कराता हूं, है ना। थोड़ा बहुत को अलबलाता है तो डांट भी देता हूं, फिर सब ठीक रहता तो हंसी मजाक में हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ताकि पढ़ाई दबाव का चीज ही नहीं है ना। यह है ही नहीं कि आप प्रेशर में पढ़े। अब मैं मानता हूं कि जो तनाव में रहेगा वो कभी पढ़ नहीं पाएगा, ना कोई पढ़ पाएगा ना कोई पढ़ा पाएगा। ये जो तनाव में है उसका मतलब कि खुद ही सुलझा हुआ नहीं है। तो जो खुद ही उलझा हुआ आदमी वो कैसे आपको सुलझा देगा। और अगर आप स्वयं में अगर सुलझे हुए नहीं है तो आपका ब्रेन शार्प काम नहीं करेगा, आप लोड नहीं लेगा। मोबाइल फोन देखते हैं ना जी, बहुत बार लिख रनिंग आउट लिख देता है, स्पेस में गड़बड़ हो जाता है। स्पेस किसे गड़बड़ हो जाता है? क्योंकि आप बिना मतलब का चीज डिवाइस में इतना पड़ा हुआ है कि अब मतलब की चीज को डिवाइस डाउनलोड नहीं कर पाता है। हमारा बॉडी एक मशीन है, अब ब्रेन हमारा मेमोरी है ना। तो इसके अंदर हम किसी चीज को अगर सेव करना चाहते हैं तो पहले इसको खाली करना पड़ेगा वायरस से, बिना मतलब की चीजों से। और बिना मतलब की चीजें ही आपको तनाव में डालती हैं। तो पहले आपको खाली करके उसको फिलिंग द ब्लैंक्स स्थान बनाना है, और उस जब खाली स्थान रहेगा ना तो आराम से जो यहां से निकलेगा सीधे आपके दिमाग में जाकर शिफ्ट कर जाएगा। लेकिन अगर वहां पर फिर खाली स्थान नहीं है, बिना मतलब का चीज भरा हुआ है, या आप हैं कहीं और, क्लास यहां कर रहे हैं, अब आपका ध्यान कहीं और है, क्या हो रहा होगा, है ना, क्या चल रहा होगा, है ना। तो अब ऐसा स्थिति में तो अब आपका फोकस बटा है ना जी, आधा फोकस इन्हें है, आधा फोकस होने है। तो देखिए फोकस एक जगह पर हमेशा रखना चाहिए। जहां फोकस बटेगा तो कोई ना कोई तो छूटेगा, यहां तो आपका ये छूट जाएगा या फिर उधर वो छूट जाएगा, कोई और ले जाएगा, है ना। तो इसलिए दोनों पर बराबर का फोकस बना के रखना है ना। टाइम का फोकस है ना। हाँ, जब तुम्हारे साथ रहेंगे तुम्हारा पर फोकस करेंगे। अब वहां पर दूसरा को फोकस नहीं करना है तो मामला और घबराएगा, है कि नहीं। अब किसी के साथ हैं आप, अब दूसरा पर आपका फोकस जा रहा है तो आपका तो इसका मतलब कि मामला गड़बड़ चल रहा है, नियंत्रित व्यक्ति नहीं है आप। तो जब आप अपना फोकस घबराइएगा तो सामने वाला आदमी भी घबरा देगा, है ना। तो इसलिए प्रयास करना है कि जब जहां रहें वहां पर अपना फोकस बना के रखें, वहां पर फोकस डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि वहां फोकस डिस्टर्ब होगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। क्या सदन के अंदर सब लोग नीचे, सब वही बड़ा आदमी है,
ना। हाँ जी, हाँ क्या, हाँ 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 बिल्कुल, उसके पास अधिकार है, वो आदेश दे सकता है, वो प्रोटेक्शन का डिमांड कर सकता है, और मामले को नियंत्रित करने के लिए वो कोई भी कदम उठा सकता है ना। अब देखिए, तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्या प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स काम करते हैं। तो अब मामला ये है, अब देखिए, अब आपको ये देखना है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर का चुनाव होता कैसे है ना, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, ये देखना है, ठीक है। तो ये हम लोग को समझना है कि कैसे होता है। तो देखिए, हाँ जी, हाँ दोनों में चलता है, दोनों में चलता है अलग अलग ना। अब देखिए, तो यहां पर जो है, अब देखिए कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है ना, तो अब अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है, किस प्रकार से इसका चुनाव होता है। तो देखिए, जब लोकसभा का चुनाव होता है, तो लोकसभा के चुनाव के बाद नए नए सांसद लोग चुन के आते हैं, है ना। तो लोकसभा के चुनाव के बाद होता है लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव, है ना। तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य अपने में से करते हैं, है ना। तो अब आपसे पूछ सकता है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करवाता है ना। प्रोटेम स्पीकर, गुड, एब्सोल्युटली राइट, प्रोटेम स्पीकर। देखिए, एक नाम आप लोग सुने होंगे ये प्रोटेम स्पीकर का। अब प्रोटेम स्पीकर ये तो इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अस्थायी, लेकिन इसको मुख्य तौर पे कहते हैं सामयिक अध्यक्ष। सामयिक अध्यक्ष, कुछ समय के लिए इसको बनाया जाता है ना। होता क्या है कि जब लोकसभा का चुनाव हो जाता है तो ये सब काम तो राष्ट्रपति का है, तो राष्ट्रपति तो रायसीना की पहाड़ी पर बैठल रहता है ना, राष्ट्रपति भवन में, तो छोटा मोटा काम नहीं करता है, वो कहता है ये सब काम हम ना करबो, तू लोग कर अपना, है ना। तो ये क्या करेगा, राष्ट्रपति देखता है ना कि अच्छा ये हो गया, सब चुनाव हो गया, तो चुनाव देखेगा कि इसमें सबसे वरिष्ठ आदमी कौन है, सीनियर मोस्ट मेंबर। अब वरिष्ठता का आधार उम्र नहीं होगा, वरिष्ठता का आधार होगा कि कौन ज्यादा बार लोकसभा का सदस्य बन के आया है, मतलब कौन ज्यादा बार चुनाव जीता है। जो ज्यादा बार चुनाव जीता वो ज्यादा अनुभवी होगा, लोकसभा में रह रहा है, तो उसको राष्ट्रपति क्या करेगा, खबर भेजेगा और कहेगा कि भाई तुम आओ रायसीना के हिल पे बुला लेगा उसको अपने राष्ट्रपति भवन में, और उसको कहेगा कि आओ हम तुमको शपथ कराते हैं। उसको प्रोटेम स्पीकर पद का शपथ दिलाएगा, सामयिक अध्यक्ष का, और कहेगा कि अब तुम जाओ लोकसभा, और सबको कहना कि सब एक लाइन में खड़ा हो जाओ, है ना, सबको एक लाइन में खड़ा करा देना। ये सब छोट मोट काम कराने हम नहीं आएंगे, तो इसलिए भेज रहे हैं वहां, है ना। तो क्या करेंगे, कहेंगे कि सबको खड़ा करा देना और सबको सदन के सदस्य के रूप में शपथ करा देना। तो प्रोटेम स्पीकर का पहला काम नए सदस्यों को सदन का शपथ करवाना। जितना लोग लोकसभा का चुनाव जीत के जाएगा उसको तो पहले लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ होगा। तो आपसे पूछा सकता है कि लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन करवाता है, प्रोटेम स्पीकर, है ना। उसको करा दिया है राष्ट्रपति, उसको भेज दिया कि अब जो तुम जाओ लोकसभा वाला काम संभालो, अब लोकसभा में आकर के इस शपथ का काम देखेगा, ये कराएगा, ठीक है। तो यहां पर काम कराएगा। जब यहां पर शपथ का काम शुरू होगा, है ना, शपथ हो जाएगा, तो सब लोग अपने सदस्यों का शपथ हो गया। अब शपथ होने के बाद राष्ट्रपति उसको कहेगा कि सुनो एक और काम करो, वो तो काम तुम्हारा हो गया, अब परमानेंट अध्यक्ष का चुनाव करवा दो, वोटिंग करवाओ, है ना। तो अब वो कहेगा प्रोटेम स्पीकर तब तक ये वाला चेयर वहां पर बैठल रहेगा, और वो अब कहेगा कि चलिए भाई अब वोटिंग होगा, जैसे कि सब लोग बैठे हुए हैं, है ना, तो अब वोटिंग होगा कि भाई अब अध्यक्ष के लिए वोट कीजिए। तो सबके सामने डिवाइस लगा रहता है, सब लोग वोट करते हैं, है ना, और वोट के बाद स्क्रीन पर रिजल्ट आ जाता है, उसी समय रिजल्ट आ जाता है ना, कि कितने लोग समर्थन में और कितने लोग खिलाफ में। लोकसभा का अध्यक्ष सामान्यतः सत्ता पार्टी का होता है, क्योंकि सत्ता पार्टी को बहुमत है लोकसभा में,
तो जिसको चाहती है उसको बना देती है ना, क्योंकि नंबर तो उसके पास ज्यादा, तभी तो सरकार चला रही है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो सत्ता पार्टी का होता है ना। और यहां पर ये क्या करता है, अध्यक्ष का चुनाव करा देता है, ठीक है। तो जब यहां अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है, अध्यक्ष का चुनाव, स्पीकर का इलेक्शन हो गया, तो जब स्पीकर का इलेक्शन यहां पर हो जाता है तो अब स्पीकर अपना काम संभाल लेता है। स्पीकर स्वयं क्या होता है कि अब पद बैठ जाता है चेयर पर, अब प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः समाप्त हो जाता है, अपने आप खत्म हो जाता है। हाँ, जैसे ही प्रोटेम स्पीकर का दो काम है, एक काम है नए सदस्यों को लोकसभा सदस्य का शपथ करा देना, और दूसरा परमानेंट अध्यक्ष का चुनाव करा देना। जैसे ही परमानेंट अध्यक्ष आ गया तो टेम्पररी ना है जी, तो जब परमानेंट आदमी आ गया तो इसका भी हाल हो गया अब उप वाला, है ना। अब इसका काम खत्म, अब इसका हो जाएगा काम खत्म, अब अध्यक्ष अपना काम यहां पर करेगा। आपसे सवाल पूछा सकता है कि अध्यक्ष के चुनाव का डेट कौन फिक्स करता है? नहीं, प्रोटेम स्पीकर चुनाव करवाता है, लेकिन डेट फिक्स राष्ट्रपति करता है ना। तो डेट फिक्स राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। आज जब अध्यक्ष यहां चुना जाएगा तो अध्यक्ष अब उपाध्यक्ष का चुनाव करवाएगा, है ना। अब अध्यक्ष एक डेट फिक्स करेगा कि इस दिन को उपाध्यक्ष के पद के लिए वोटिंग होगा, और उसके बाद उस दिन उपाध्यक्ष चुना जाएगा। सामान्य तौर पर भारत में एक परंपरा विकसित कर दी गई है कि अध्यक्ष सत्ता पार्टी से होगा और उपाध्यक्ष विपक्ष से होगा, है ना। तो उपाध्यक्ष विपक्ष से किसी को चुन लिया जाता है सामान्य सहमति से, कोई खास वोटिंग का मत तो नहीं होता है, क्योंकि वोटिंग में तो सत्ता पार्टी जीत जाएगी। तो सामान्य सहमति से उपाध्यक्ष के पद पर विपक्ष की तरफ से किसी को भी चुन लिया जाता है कि वो रहेगा उपाध्यक्ष। और जब चुनाव हो जाता है तो अध्यक्ष का काम है कि अब लोकसभा के काम का कार्यवाही का संचालन करेंगे, है ना। अब वही सब कुछ करवाते हैं। अध्यक्ष चाहे तो बीच में इस्तीफा देके अपना पद छोड़ सकता है, तो इसको इस्तीफा देना होगा तो उपाध्यक्ष को देगा, है ना, उपाध्यक्ष को, ठीक है। और उपाध्यक्ष भी चाहे तो इस्तीफा देके अपना पद छोड़ सकता है, तो देगा तो अध्यक्ष को देगा, ठीक है। जैसे प्रक्रिया यहां पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष का हो रहा है वैसे ही यहां पर भी होता है। लेकिन यहां देखिए, यहां तो सभापति है, तो सभापति आपको पता है कि सभापति राज्यसभा का कौन होता है जी? उपराष्ट्रपति होता है। तो जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया, इसका मतलब कि सभापति का भी चुनाव हो गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि राज्यसभा में सभापति चुनाव नहीं होता है, जो उपराष्ट्रपति है वही सभापति है, ठीक है। तो यहां चुनाव किसका होगा? उप सभापति का होगा, और उप सभापति का चुनाव सभापति करवाता है, ठीक है। और जब यहां चुनाव होता है तो उप सभापति इसी सदन के सदस्य वोट करते हैं, अब वोट करके उप सभापति को चुन लेते हैं। और यहां उप सभापति सत्ता पार्टी से होता है ना। सत्ता पार्टी का ही आदमी होता है, जो अलायंस के लोग हैं उन्हीं में से किसी को बना दिया जाता है, ठीक है। तो जब सभापति नहीं रहेगा तो उप सभापति सभापति का काम करेगा, इसके लिए बना दिया जाता है। और यहां जो इस सभापति है तो अगर आपसे पूछा जाए कि सभापति अपना इस्तीफा किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। कारण यह है कि सभापति उपराष्ट्रपति है, तो ये अपना इस्तीफा किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। उप सभापति को इस्तीफा देना होगा तो इस सभापति को दे देगा, ठीक है। बताइए समझ में। तो इस प्रकार से इन लोगों का चयन किया जाता है। इन लोगों का काम है सदन के अंदर अनुशासन को बनाए रखना और सदन के कार्यों का संचालन करना, कि सदन में कैसे काम होगा और किस प्रकार से होगा, ठीक है। यही इनका काम होता है। हेडिंग बना लिया, थोड़ा सा लिख लीजिएगा। हाँ, क्या? हाँ, वोटिंग तो होगा, वो देगा वोट, ठीक है ना। वो अपना कोई कैंडिडेट माने उसको वोट दे देगा, ठीक है, लेकिन सत्ता पार्टी से बनेगा ना। चलिए, अध्यक्ष का अलग से कोई शपथ नहीं होता है, सदन के सदस्य के रूप में शपथ होता है केवल। विपक्ष का उपाध्यक्ष विपक्ष से बिहार के अंदर में क्या है कि बिहार में अभी जो है ना वो विवाद चल रहा है इन सभी पदों को लेकर के, ठीक है, क्योंकि अलायंसेस में काम चल रहा है। बहुत सारी पार्टियां अलायंस के साथ यहां पर चुनाव लड़ रही हैं, कर रही हैं, ठीक है। तो यहां पर कोई नियम नहीं है, परंपरा है, ट्रेडिशन है ना। नियम नहीं है, ट्रेडिशन है, परंपरा है। तो परंपरा बहुत सारे मामलों में फॉलो भी होता है,
अब बहुत सारे मामलों में उसको इग्नोर भी लोग कर दिया जाता है। जब फायदा होता है तो परंपरा के आड़ में काम होता है, और जब लगता है कि इसमें फायदा नहीं होना है तो परंपरा को तोड़ दिया जाता है ना। तो ये अलग अलग तरीके से यहां पे होता है। सामान्य तौर पे सेंटर में ये परंपरा फॉलो किया जाता है कि अध्यक्ष सत्ता पार्टी से रहेगा और उपाध्यक्ष विपक्ष से रख देंगे किसी को, है ना। परंपरा के तौर पर इसको फॉलो किया जाता है। अब लिख लेंगे थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ, नहीं नहीं, वो अपना चेयर पर बिठाएगा, वो खाली वोट देखेगा, ठीक है। चलिए, हाँ, उपाध्यक्ष उस समय तो कोई रहता ही नहीं जब अध्यक्ष का चुनाव हुआ रहा है, तो अभी उपाध्यक्ष कहाँ है कोई, है ना। उसके बाद एक चीज देखिए, निर्णायक मत तो तब ना देगा जब चुनाव हो जाएगा। निर्णायक जब अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, निर्णायक कैसे होगा? तो सत्ता पार्टी का बनना ही है वहां पर, उसके पास बहुमत है, तो बराबर होगा तो अध्यक्ष करेगा। अरे भाई, वो है तो वहां पर सिचुएशन ही नहीं बनेगा बराबर का। कहां से सिचुएशन बनेगा? प्रोटेम स्पीकर के जगह कहां से सिचुएशन बनेगा बराबरी का? क्योंकि अध्यक्ष जो है वो सत्ता पार्टी का है, और सत्ता पार्टी के पास पहले से बहुमत है। बराबरी की स्थिति में ना करेगा जी, तो बराबर होगा नहीं करेगा कहियो जीवन में। बराबर कैसे होगा? मतलब ये हुआ, आप क्या मान रहे हैं सत्ता पार्टी भी विरोध करेगी? बराबर तो तब ना होगा जब 272 को सांसद भी खिलाफ चल जाए सरकार के। जिसके पास 272 से ज्यादा सांसद हैं वो सरकार चला रहा है, इसका मतलब कि उसके पक्ष में पहले से 272 से ज्यादा लोग हैं। तो जब चुनाव होगा तो वो अपना पार्टी को सपोर्ट करेगा ना? नहीं करेगा तो दस्ता चल जाएगा, लग जाएगा उस पर दल बदल का आरोप, एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या? हाँ, पक्ष का ही आदमी लड़ता है, विपक्ष तो लड़ेगा तो कोरम पूरा करेगा, हैं आप, उसमें तो कोई ये नहीं होगा। क्योंकि पहले से पता है कि भाई जब अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है तो अध्यक्ष सत्ता पार्टी से ही होगा, क्योंकि सत्ता पार्टी के पास बहुमत है। आप अगर अपना कैंडिडेट विपक्ष खड़ा भी कर देगा तो जिता नहीं पाएगा, उसको जिताने का ही चांस नहीं है। तो बराबर वोट तो तब होगा जब वोट का बंटवारा होगा। तो बराबर वोट का बंटवारा इसमें नहीं होता है, विधेयक पर होता है। जैसे कि कोई बिल आया चर्चा के लिए, अब बिल पर हो सकता है कि उस पर दोनों पक्ष जो है सो बराबर वोट कर दे, है ना। तब अब वहां डिसीजन मेकिंग पावर है ना। अब अध्यक्ष जिस पाले में वोट करेगा जीत उसी का हो जाएगा। अध्यक्ष सामान्य स्थिति में वोट नहीं करता है, जनरल सिचुएशन में अध्यक्ष वोट नहीं करेगा। अध्यक्ष वोट तब करेगा जब वोट बराबर हो जाए, है ना। जब अगर 50-50 वोट भी गया, 100 वोट ही था, 50 वोट एक पक्ष में 50 वोट एक पक्ष में, तब यहां पर अध्यक्ष बनाएगा निर्णायक भूमिका, है ना। अब वो जिसके पक्ष में वोट करेगा वो हो जाएगा, ठीक है। चुनाव के टाइम पर जबकि अभी अध्यक्ष का चुनाव ही हो रहा है तो अध्यक्ष सत्ता पार्टी का है, सत्ता पार्टी को पहले से बहुमत है, तो सत्ता पार्टी के जो सांसद हैं वो उसको समर्थन करेंगे ही। इस तरह का जब भी चुनाव होता है तो उसके तहत हर पार्टी क्या करती है, व्हिप जारी कर देती है। व्हिप को हिंदी में बोलते हैं सचेतक। अगर कोई पार्टी का सदस्य व्हिप के खिलाफ सदन में वोट करेगा तो उसका अपना सदस्यता ही चला जाएगा, उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ, जीत के आए थे घर वापसी हो जाएगा, है ना, सीटवे खाली हो जाएगा। एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत एंटी डिफेक्शन लॉ 2 स्थिति में लागू होता है। एक, जब आप चुनाव जीत करके अपना पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लिए, या फिर आप सदन के अंदर पार्टी ने व्हिप जारी कर दिया और फिर पार्टी गाइडलाइन के खिलाफ जाके आपने वोट कर दिया, है ना। पार्टी कह रही है कि ए को समर्थन करो, इसके लिए पार्टी ने व्हिप जारी किया हुआ है और आपने बी का समर्थन कर दिया, आपका सीटवे खाली हो जाएगा। इसीलिए जब भी कभी ऐसा व्हिप जारी होता है तो आपको क्या पढ़ना है। ये सिचुएशन एक बार बिहार में बना था, जब बिहार में जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे। नीतीश कुमार ने तो ट्रायल किया था कि भाई जब 2014 की लोकसभा चुनाव में उनकी हार हुई तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया ताकि लोगों की सहानुभूति मिलेगी। और इस्तीफा देकर के उन्होंने सोचा कि ऐसा आदमी को मुख्यमंत्री बनाते हैं जो मेरा सुनेगा, मेरे मन से चलेगा, तो बना दिए जीतन राम मांझी। अब मांझी जी जब मुख्यमंत्री बन गए तो उसके बाद नीतीश कुमार का एगो नहीं सुने,
अब जो नीतीश कुमार कहते थे उसको उल्टे काम करते थे, वो अपने हिसाब से करते थे। अब नीतीश कुमार को लगा कि ले ये तो भस्मासुर बन गए, ये तो हमरे पर ट्रायल कर रहे हैं, है ना। तो अब फिर अब नीतीश कुमार चक्कर में लग गए कि भाई अब किसी तरीके से इनको हटाना है, हटा के हमको फिर से मुख्यमंत्री बनना है। तब हुआ कि अब तो फिर विधानसभा में बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा और दिखलाना पड़ेगा कि जीतन राम मांझी के पक्ष में समर्थन नहीं है। तो इसके लिए फिर से उन्होंने विधायकों को कहा कि विधायक दल अपना समर्थन जीतन राम मांझी से लेकर के हमको करे, और उसने फिर लालू जी ने को सपोर्ट किया था। तो वहां पर उन्होंने अपना गठबंधन तोड़ा और मतलब उनको सपोर्ट लिया और विधायकों से कहा कि हमें समर्थन करे, और उसमें कहा गया कि सभी लोग को व्हिप जारी कर दिया गया पार्टी के सदस्यों को कि आपको नीतीश कुमार के समर्थन में वोट करना है। अब क्या हुआ कि जीतन राम मांझी भी पार्टी के सदस्य थे, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री थे। अब मुख्यमंत्री से विधायकों ने समर्थन वापस, और उसके बाद कह दिया कि हम मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को समर्थन कर रहे हैं, आज सबको वोट देना है। अब डायलेमा का सिचुएशन हो गया जीतन राम मांझी के पास कि अब अगर तो वोट देना पड़ेगा, वोट देंगे तो कम से कम विधायक बने रहेंगे। अब वोटवा नहीं दिए अगर तो एंटी डिफेक्शन लॉ सामने आ जाएगा, है ना। क्या पार्टी के गाइडलाइन के खिलाफ आप वोट कर रहे हैं तो दल बदल का आरोप लग सकता है। तो ऐसी स्थिति में नहीं चाहते हुए भी उनको फिर वोट करना पड़ा था नीतीश कुमार के पक्ष में सदन के अंदर, है ना। जबकि वो नहीं चाहते थे कि हम वोट करें, लेकिन फिर भी करना पड़ा। क्यों? अपना सीट बचाने के लिए, है ना। तो अगर पार्टी के अंदर, सदन के अंदर जो लोग चुनाव जीत के गए हैं उनको पार्टी गाइडलाइन के हिसाब से वोट करना होता है। अगर व्हिप जारी हो गया तो, व्हिप जारी नहीं हुआ तो आप अपने मन से वोट कर सकते हैं, लेकिन अगर व्हिप जारी हो गया तो आपको पार्टी के हिसाब से वोट करना है। पार्टी के खिलाफ वोट करिएगा, सदस्यता खत्म हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, नहीं है, नियम है, सबका नियम है। एंटी डिफेक्शन लॉ अगर एक सिंगल आदमी निकलेगा पार्टी से तो लागू हुआ। अगर किसी पार्टी से जितने लोग जीते हैं उसका 2/3 सदस्य अगर एक साथ पार्टी छोड़ दे तो एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होगा। अगर सिंगल आदमी छोड़ के आएगा तो लागू हो जाएगा, मतलब सदस्यता खत्म हो जाएगी। लेकिन 2/3 सदस्य अगर एक साथ पार्टी को छोड़ दे तो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है, फिर उसकी सदस्यता बची रहेगी, है ना। अरुणाचल प्रदेश में तो पूरा कांग्रेस का मुख्यमंत्री विधायक सहित सब घुस गया बीजेपी में, है ना। ठीक है, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, है ना। तो देखिए जो एकनाथ शिंदे पहले शिवसेना में थे, आज शिवसेना सरकार चला रही थी एनसीपी के साथ और कांग्रेस के साथ मिलकर के, है ना। एकनाथ शिंदे सीधे 40 को विधायक लेकर के निकल गए, है ना। तो जीता था 56 को विधायक, तो 56 का 2/3 निकालेंगे तो 37 को होता है, और 40 को लेके आ गए। एंटी डिफेक्शन कोई काम नहीं किया, है ना। तो 2/3 से ज्यादा सदस्य अगर आएंगे तो वहां पर एंटी डिफेक्शन काम नहीं करेगा, ठीक है, कहीं पर भी। ओके, तो यहां पर इस प्रकार का सिचुएशन बनता है। देखिए इस सभी मुद्दे पर निर्णय यही लोग, प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेता है। एंटी डिफेक्शन किस पर लागू होगा नहीं होगा यही लोग निर्णय लेता है। लोकसभा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा में सभापति और उपसभापति। क्लियर है? लिख लेंगे थोड़ा इन बातों को। लिखिएगा कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव प्रोटेम स्पीकर के द्वारा कराया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव प्रोटेम स्पीकर के द्वारा कराया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव प्रोटेम स्पीकर के द्वारा कराया जाता है, ठीक है। और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव का तारीख लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव का तारीख राष्ट्रपति निश्चित करता है, ठीक है। ठीक है, तो डेट कौन तय करता है? राष्ट्रपति। और चुनाव कराता कौन है?
हाँ, फिर नोट कर लिखेंगे कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति करता है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर का दो कार्य होता है। प्रोटेम स्पीकर का दो प्रमुख कार्य होता है। प्रोटेम स्पीकर का दो प्रमुख कार्य होता है। प्रोटेम स्पीकर का दो प्रमुख कार्य होता है। पहला, लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कराना। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कराना हो गया। तो इसको आपको यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, किसका क्या होता है, दो मुख्य कार्य होता है। ठीक है, और अगला पॉइंट लिखेंगे कि लोकसभा का अध्यक्ष, अगला पॉइंट, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव कराता है। लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव करवाता है। लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव करवाता है। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के संचालन की, लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के संचालन की जिम्मेवारी दी जाती है। लोकसभा के संचालन की जिम्मेवारी दी जाती है, लोकसभा को चलाता वही है। लोकसभा के संचालन की जिम्मेवारी दी जाती है। ठीक है, तो पूरा ये सब काम यही करता है। इसको आपको भी बताया, इसको हटाया भी जा सकता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष को हटाना चाहे तो हटा सकते हैं। लोकसभा के जो अध्यक्ष सदस्य हैं वो अपने बहुमत से प्रस्ताव पारित करके इसको हटा सकते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष चाहे तो बीच में अपना इस्तीफा भी दे सकता है, उपाध्यक्ष को इस्तीफा देकर के अपना पद खाली कर सकता है। ठीक है, और उपाध्यक्ष भी जो है वो अध्यक्ष को अपना इस्तीफा देकर के अपना पद खाली कर सकता है। उपाध्यक्ष का काम तब पड़ता है जब अध्यक्ष नहीं होता है। जब अध्यक्ष रहता है तो उपाध्यक्ष का कोई काम नहीं है। ठीक है, और यहां पर ये अध्यक्ष सामान्यतः वोट नहीं करता है, जब करता है तो निर्णायक वोट करता है। आपसे पूछा जा सकता है, एक बार पूछा गया था, सामान्य सा प्रश्न है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे ये प्रश्न है ना, कि ये आईएएस के प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था और साधारण सा प्रश्न है तो कहीं भी पूछा जा सकता है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग का डिमांड करता है, बहुत ज्यादा कुछ ये नहीं है, कि सत्ता पार्टी अध्यक्ष के किस साइड में बैठती है। हाँ, तो ये तो एकदम आसान बात है, लेकिन इसमें पूछा गया कि जिस साइड में बैठती है उसका नाम क्या है। हाँ जी, हाँ, ऑप्शन, हाँ, आते वक्त दाहिना साइड, जाते वक्त बाएं साइड। ये तुम्हारा मध्य प्रदेश दिमाग खराब के लो हो, समझ लो ये तो। हाँ, तो वही ना कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश दिमाग खराब के ले लो। देखो ये सब कॉम्प्लीमेंट दे रहा है तुमको, ऐसा सब कॉम्प्लीमेंट है, इसको निगेटिव नहीं लेना है। अरे जो, अरे कुछ नहीं, अरे भाई
जो अपने लक्ष्य के पीछे पागल हो जाए वो तो अच्छा बात है, उसमें क्या दिक्कत है। अब वो अलग बात है कि लक्ष्य चाहे जो भी हो, समर्पण और डेडिकेशन होना चाहिए। चल गया। देखिए क्या है कि उसको बोलते हैं एस्टूटरी बेंच, है ना, एस्टूटरी बेंच, ठीक है, हाँ एस्टूटरी बेंच, है ना। राष्ट्रपति के अध्यक्ष के दाहिने साइड में बैठता है सत्ता पक्ष, है ना। बैठने का आने जाने से नहीं लिया जाएगा ना, कि आना जाने से, ठीक है। अब जैसे कि चेयर यहां पर लगता है ना, तो यहां पर आके वो बैठता है, जब बैठा तब अध्यक्ष है ना। टहल रहा है तो अध्यक्ष नहीं है, महत्व तो इस कुर्सी में है, इस चेयर पे। एक आम आदमी भी अगर सदन की कार्यवाही के दिन इस कुर्सी पर बैठ गया, इसका मतलब कि वही अध्यक्ष है ना। तो पावर वो एंजॉय करेगा। अध्यक्ष साहब हो सकता है छुट्टी पर हो, और कोई आदमी उपाध्यक्ष भी छुट्टी पर हो, अध्यक्ष भी नहीं है और उपाध्यक्ष भी नहीं है, तब कौन करेगा? तो एक 10 लोगों का एक काउंसिल बना होता है लोकसभा में, कि उसमें से कोई आके बैठेगा। तो उसमें से जब कोई आके बैठेगा तो उस सारा पावर एंजॉय करेगा जो अध्यक्ष पावर एंजॉय करता है ना। तो इसलिए वो चलने फिरने घूमने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कुर्सी से फर्क पड़ता है, चेयर से फर्क पड़ता है। तो चेयर जो है वो लगा रहता है यहां पर। तो आप लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही देखेंगे तो चेयर के राइट साइड में सत्ता पक्ष होती है और चेयर के लेफ्ट साइड में जो है वो विपक्ष होता है, ठीक है। तो राइट साइड को स्टैट्यूटरी बेंच बोलते हैं, है ना, जो सत्ता पक्ष का बेंच है, ठीक है। तो यहां पर ये आपको ध्यान रखना है कि भाई ये इस तरह से बैठा, और हमेशा सत्ता पक्ष जब भी बैठेगा दाहिने साइड में बैठेगा, अब विपक्ष जब भी बैठेगा तो बाएं साइड में बैठेगा। ये आप राज्य के विधानसभा में भी देखते हैं, और केंद्र में आप लोकसभा राज्यसभा भी देखते हैं कि चेयर इसी प्रकार से लगाया जाता है कि सत्ता पक्ष अध्यक्ष के राइट साइड में आए और विपक्ष जो है सो वो लेफ्ट साइड में आए। और वही चेयर का इंपॉर्टेंस है, यहां भी वही होता है और यहां पे भी यही होता है। और अध्यक्ष के पास है निर्णायक मत देने का अधिकार। अध्यक्ष ही डिसाइड करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। तो यहां पे यह ध्यान रखना है कि कोई विधेयक पूछा जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, ये डिसाइड कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, है ना। संसद के संयुक्त अधिवेशन, अगर आपसे पूछा जाए कि जब संसद का संयुक्त अधिवेशन होगा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ बैठेगी संसद के सेंट्रल हॉल में, है ना। संसद में एक हॉल है सेंट्रल हॉल, जहां पर लोकसभा राज्यसभा दोनों साथ में बैठती है। तो पूछा जा सकता है कि संसद का संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अब बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। और अध्यक्ष नहीं रहेगा तो अध्यक्षता कौन करेगा? और उपाध्यक्ष नहीं रहेगा तो अध्यक्षता कौन करेगा? कौन करेगा? राज्यसभा का उपाध्यक्ष। देखिए राज्यसभा का उपसभापति, है ना। जब अध्यक्ष नहीं होगा तो उपाध्यक्ष करेगा, और उपाध्यक्ष नहीं होगा तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा, सभापति नहीं करेगा। सभापति इसलिए नहीं करेगा कि सभापति तो राज्यसभा का भी सदस्य नहीं है ना, और लोकसभा नहीं है। तो इसलिए जो आदमी इस हाउस का मेंबर ही नहीं है वो अध्यक्षता कैसे करेगा, है ना। तो इसलिए राज्यसभा के सभापति को मौका दिया जाएगा, उपसभापति को। उपसभापति भी अगर नहीं रहा तब काउंसिल का नंबर आएगा, तब वो 10 लोगों का जो काउंसिल है उसमें से कोई एक। तो क्रोनोलॉजी ध्यान रखना है कि लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, अध्यक्ष नहीं होगा तो उपाध्यक्ष करेगा, और उपाध्यक्ष नहीं होगा तो उपसभापति करेगा। क्लियर है ना। तो ये सारी चीजें यहां पर ये देखते हैं। और एंटी डिफेक्शन लॉ जो दल बदल कानून है उसका में का भी निर्णय जो है वो इसी प्रकार से यहां पर किया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? क्या क्या उसको कोई नाम नहीं पेपर नहीं दिया गया है, ठीक है। सत्ता पक्ष का केवल नाम होता है, ठीक है। एस्टूटरी बेंच, ठीक है ना। एस्टूटरी नहीं भाई, एस्टूटरी बेंच, हाँ एस्टूटरी बेंच, ठीक है ना। एस्टूटरी बेंच, ठीक है। आप लोग स्कूटनी मत लिख लीजिए, है ना। स्कूटनी भी होता है, ठीक है। एस्टूटरी बेंच, है ना।
तो ये होता है, ठीक है। चलिए, अगर सदस्यता रद्द होगा तो लोकसभा में स्पीकर, राज्यसभा में सभापति। हाँ, सेंट्रल जैसे सेक्रेटरी होता है तो सेक्रेटरी का कागजी का, लेकिन जो आदेश पत्र होता है ना, जो भी आदेश निकलेगा कुछ भी, तो वो इनके माध्यम से ही निकलेगा। वो पेपर वहां से निकला होगा, इस वजह से सेक्रेटरी का साइन रहता है। लेकिन अगर आपसे पूछा है कि कौन आदेश देता है, किसके आदेश पर खाली होगा, तो आदेश जब भी देगा अध्यक्ष देगा। ऑफिसर्स को आदेश देने का अधिकार नहीं है, उनको एग्जीक्यूट करने का अधिकार है। तो यहां से आदेश आ गया, उसको लागू कर देंगे, है ना। आदेश जो है यहां पर अध्यक्ष देगा, यहां पर सभापति देगा, ठीक है। तो इस चीज को जैसे यहां पर ध्यान रखना। यहां तक में कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए, तो यहां पर इस चीज को देखेंगे। चलिए भाई, ऑनलाइन वालों को भी कोई समस्या नहीं है ना। थोड़ा सबके साथ कोनो पक्षपात नहीं होता है, पगला सब अजीब बोल सोचते रहता है कि सर ये नहीं कर रहे हैं, हम तो सब तुम लोग को ध्यान देते हैं जी। हाँ, चलिए अमित कुमार, इसमें बहुत प्रॉब्लम होता था, आज आपने क्लियर कर दिया, चलिए थैंक यू। समझा ना अमित कुमार, आपका स्टाइल मस्त है, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। चलिए, कंसेप्ट क्लियर होता है ना जी। मेन मुद्दा ये है कि कंसेप्ट तो एकदम क्लियर हो जाए, एकदम आईना के आर पार दिखे, है ना। पढ़ाई का मतलब है कि वो क्लियर दिखे। और अच्छा होता है जब आप लोग ये बोलते हैं तो हमें भी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि चलो काम अच्छा हो रहा है ना। आप उस काम से एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है। कल जैसे ये, चूंकि मुझे नहीं पता था कि क्या क्या चीजें हुई हैं बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन आप ही लोगों में से बहुत सारे विद्यार्थियों का कल रात में मुझे कॉल आया ना, तो उन्होंने ये अपना मुद्दा कहा, ठीक है। और उस मुद्दे के बाद, है ना, अब उन्होंने कहा कि सर अब मैं नाम सब लोगों से नहीं पूछ पाया, है ना, कुछ आप लोगों के भी बैच के थे, कुछ नीचे वाले बैच के थे, कि सर हम लोग सामने से तो नहीं बोल पाते हैं आपको, लेकिन आपका जो पढ़ाने का तरीका है, जो आपका अंदाज है, हम लोग को याद हो जाता है, समझ आ जाता है। बेहतरीन सर, मतलब, और वो इतनी दुआएं दे रहे थे, इतनी बोल रहे थे, इतना, मतलब मैं भाव विभोर हो गया। बोले भाई थैंक यू, धन्यवाद, है ना, कि आप लोग को, क्योंकि मैं प्रयास यही करता हूं, मैं घर से चलता हूं तो प्रयास यही रहता है कि कम से कम मैं जितना जानता हूं उतना आपको बता दूं, और बता दूं आपके दिमाग में चला जाए। ये नहीं कि मैं बता के मैं खुद ही समझ जाऊं, है ना, तो कोई फायदा नहीं, है ना। और ये मैं यही चाहता हूं कि जो इससे फिर सेटिस्फेक्शन मिलता है। और जब आप लोग कहते हैं ना कि आपको समझ में आ गया, आपके दिमाग में ये बात चला गया, तो फिर उससे बड़ा पेमेंट कुछ नहीं होता है ना। वो लगता है कि भाई काम ठीक तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद यही रहता है कि ठीक से मेहनत किया जाए, है ना। और बिल्कुल आप ये जो चीज भी मैं कभी भी किसी भी बैच को पढ़ाता हूं तो पहले खुद उसको ठीक से पढ़ता हूं एक बार फिर से, कि भाई ताकि उसको आप तक कैसे कनेक्ट कर पाऊं। मेरा समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं जिसको समझा रहा हूं वो ठीक से समझ जाए, है ना, वो ठीक से कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ये होता है। और भगवान की कृपा से वो ठीक से हो जाता है ना, आप लोग समझ जाते हैं, तो वही बहुत बड़ी उपलब्धि है और वही बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना। और जहां कहीं भी आपको लगेगा कि कहीं पे दिक्कत है, नहीं समझ में आया, तो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आपको जो भी प्रश्न पूछना है आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं आया ही हूं आपको समझाने के लिए। अगर आपको सब कुछ आता तो आप यहां नहीं होते और मैं बेरोजगार होता, है ना। तो इसलिए मेरा रोजगार ही है कि आप लोग थोड़ा कुछ कम जानते हैं, है ना। आज जिस दिन आप लोग सब जम जाइएगा, आप लोग चल जाइएगा यहां से, है ना, फिर दूसरा लोग आ जाएगा, है कि नहीं। तो अपना दोनों का एक ऐसा रिलेशन है ना, कि हम दोनों ही एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, है ना। तो आप हैं तभी हमारा महत्व है, अगर आप नहीं होंगे तो हमारा भी कोई महत्व नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट। भाई कौन पूछने वाला है? कोरोना में कोई पूछ रहा था जी किसी को? अंतिम में सबको कैमरा लगा के खड़ा होना पड़ा, है कि नहीं, है ना। तो कैमरा लगा करके खड़ा होना पड़ा। तो खैर, तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग बात करेंगे कि इसमें क्या होता है और कैसे होता है।